स्टोरी टाइम हिंदी कहानी में आप सभी का स्वागत है। आज हम कहानियों के संग्रह से चमत्कारी मंत्र, एक पंडित, चेला और डाकू की कहानी सुनेंगे। आशा है कि ये कहानी आपको पसंद आएगी। एक समय की बात है, एक गांव में एक पंडित जी रहते थे। उनके पास धन संपत्ति तो कोई थी नहीं। गांव के कुछ बच्चों को पढ़ाकर उनके माँ बाप जो थोड़ा बहुत दे दे उससे अपना गुजारा करते थे। इस प्रकार वह गरीबी में जीवन बिता रहे थे। हाँ, उसे वैधर्म मंत्र आता था। वह मंत्र ऐसा चमत्कारी था कि उसे पढ़ने पर आकाश से हीरे, मोती आदि जवाहरातों की वर्षा हो सकती थी। पर वह मंत्र तभी पढ़ा जा सकता था जब नक्षत्र, चांद और सितारे का खास योग बनता, और वह योग वर्ष में केवल एक बार कुछ ही मिनटों के लिए बनता था। यह बताना कठिन था कि किस घड़ी में वह योग बनेगा। इसलिए बेचारा पंडित ऐसा चमत्कारी मंत्र जानते हुए भी उसका फायदा नहीं उठा पा रहे थे। उस योग को पकड़ने के लिए कौन वर्ष भर रात को आकाश को देखता रहता। गरीबी से तंग आकर उसने शहर जाने का फैसला कर लिया। उनके साथ उनका एक प्रिय शिष्य भी चल पड़ा। वह शिष्य अनाथ था, पंडित के साथ ही रहता था। गांव से काफ़ी दूर जाने पर पंडित और उसके चेले को एक घने जंगल से गुजरना पड़ा। उस जंगल में डाकुओं का एक गिरोह रहता था, जो मौका पाते ही उधर से जाने वाले यात्रियों को लूट लेता था। एक डाकू दल की नज़र जंगल से जाते पंडित और चेले पर पड़ी। बस क्या था, डाकू उन दोनों पर टूट पड़े। उनकी पोटलियां खोल डाली। उसमें सत्तू के सिवा कुछ नहीं था। डाकुओं ने दोनों की तलाशी ली। उन्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिली। पंडित बोला, डाकू सरदार जी, हमारे पास कुछ नहीं है, हमें जाने दीजिए। सरदार बड़ा क्रूर था। उसने पंडित को एक पेड़ से बंधवा दिया और बोला, मेरा नाम फुंगा सिंह है, मैं पत्थरों से भी तेल निकाल लेता हूँ। मैं तेरे घर वालों से पैसे वसूल करूँगा। अगर जिंदा रहना चाहता है तो अपने चेले को गांव भेजकर 500 रुपये मंगवा लो। पंडित बेचारा डर कर थर थर काँपने लगा। चेले ने उसे ढांढस बंधाया, गुरुजी, मैं गांव जाकर कुछ न कुछ इंतजाम कर ही लूँगा, आप चिंता ना करो। 1-2 दिन में मैं लौट कर आ जाऊँगा, पर आप वैधर्म मंत्र के बारे में मत बताना, वरना डाकू आपको सदा के लिए बंदी बना लेंगे। चेला चला गया। रात आई। सर्दियों के दिन थे, ठंड बढ़ने लगी। पंडित ठंड से ठिठुरने लगा। भगवान से मदद मांगने के लिए पंडित ने आकाश की ओर देखा तो चौंक उठा। आज आकाश में चांद, सितारों के नक्षत्र पर वह महायोग बन रहा था, जिसमें वैधर्म मंत्र पढ़ा जा सकता है। अपनी जान छुड़ाने के उतावलेपन में वह चेले की चेतावनी भूल गया। पंडित बोला, सरदार, अगर मैं आकाश से जवाहरात की वर्षा कर दूं तो मुझे छोड़ दोगे? मुझे वैधर्म मंत्र आता है। पहले तो डाकू सरदार ने सोचा कि ठंड के मारे पंडित का दिमाग खराब हो गया है। फिर उसने सोचा कि इसकी बात आजमाने में हर्ज ही क्या है। पंडित को खोल दिया गया। पंडित ने स्नान किया और मंत्र पढ़ने लगा। मंत्र समाप्त होते ही आकाश से प्रकाश की धारा नीचे आई। उसी धारा के साथ जगमगाते हीरे, मोती, नीलम व मणियों की बौछार आ गिरी। डाकू खुशी से उछल पड़े। सरदार के आदेश पर सभी डाकू जवाहरात चुनने लगे। सारे जवाहरात चुनकर चद्दर में लपेटकर पोटली बांध दी गई और एक डाकू दल तभी वहां पर आ धमका। दूसरे दल के सरदार ने हवा में फायर की। यह सब जवाहरात हमारे हवाले कर दो डाकू फुंगा सिंह। भाई मोहर सिंह, इस पंडित को ले जाओ ना, इसी वह मंत्र आता है जिससे आसमान से हीरे मोती की वर्षा होती है। इसी ने तो यह वर्षा करवाई है। डाकू मोहर सिंह ने पंडित को दबोचा। पंडित, चल हमारे लिए वर्षा करवा। पंडित हकलाया, अब वर्षा नहीं हो सकती, मुहूर्त निकल गया है। क्रोधित मोहर सिंह ने अपनी तलवार पंडित की छाती में घुसेड़ दी। उसके साथ ही दोनों डाकू दलों में युद्ध छिड़ गया। कुछ घंटे मारकाट चली। सभी डाकू मारे गए। केवल दोनों सरदार बचे और आपस में लड़ते रहे। दोनों बराबर की टक्कर के थे। दोनों बहुत थक गए तो हाँफता हुआ फुंगा सिंह बोला, भाई मोहरे, अब लड़ने का कोई फायदा नहीं, सब मारे गए हैं। ये हम 2 ही तो बचे हैं, आधा आधा बांट लेते हैं। मोहर सिंह को भी यह बात जच गई। वह मान गया। दोनों डाकुओं ने सारे जवाहरात पोटली में बांध लिए। उन्हें बहुत जोर की भूख लग रही थी।
थकान ने भूख और बढ़ा दी। उन्होंने फैसला किया कि पहले कुछ खाया जाए, फिर इत्मीनान से बैठकर जवाहरात का बंटवारा करेंगे। एक जवाहरात की पहरेदारी करेगा, दूसरा निकट की बस्ती में जाकर खाना लाएगा। खाना लाने कौन जाएगा, इसका फैसला सिक्का उछाल कर हुआ। उन्होंने जवाहरात वाली पोटली एक पेड़ की खोह में छिपा दी। निकट ही मोहर सिंह मोर्चा बांधकर पहरे पर बैठ गया। फुंगा सिंह खाना लाने चला गया। फुंगा सिंह के जाते ही मोहर सिंह ने सोचा, फुंगा सिंह को रास्ते से हटाकर सारे जवाहरात पर अकेले कब्जा किया जा सकता है। मैं क्यों इसे हिस्सा दूं? मैं घात लगाकर बैठूंगा। जैसे ही वह खाना लेकर लौटेगा, पीछे से हमला करके एक ही बार में उसका काम तमाम कर दूंगा। बस ऐसा निर्णय कर मोहर सिंह फुंगा सिंह के लौटने के रास्ते में एक बड़े पत्थर के पीछे छिपकर प्रतीक्षा करने लगा। उधर बस्ती की ओर जाता फुंगा सिंह भी सोचने लगा कि मोहर सिंह को यमलोक भेजकर सारे जवाहरात को हड़पा जा सकता है। आखिर मोहर सिंह का हक क्या है? दाल भात में मूसलचंद की तरह आकूदा था। फुंगे ने बस्ती में पहुंचकर खूब हलवा पूरी खाई। फिर मोहर सिंह के लिए हलवा पूरी लेकर उसमें जहर मिला दिया और पोटली बांधकर वापस लौटने लगा। जैसे ही फुंगा सिंह बड़े पत्थर के पास से गुजरा, उसके पीछे छिपे मोहर सिंह ने पीठ की ओर से उसे भाला मारा। भाला दिल को चीरता हुआ छाती से बाहर निकला। फुंगा सिंह वहीं ढेर हो गया। मोहर सिंह ने ठहाका लगाया। फिर वह फुंगा सिंह का लाया हुआ खाना खाने बैठ गया। खाना खाते ही मोहर सिंह का शरीर ऐंठने लगा और वह तड़प तड़प कर मर गया। जब पंडित का चेला वापस लौटा तो उसे वहाँ पंडित और डाकुओं की लाशें मिशी मिली। उसने माथा पीटा, गुरुजी, तुमने डाकुओं को मंत्र की बात बताने की मूर्खता कर डाली। हाय, बहुत बड़ा गलती कर दिया। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।